औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले बेटा, कल के लेक्चर में हमने अब आपको बेटा पढ़ाया अभी तक यूरिन फॉर्मेशन में हमने क्या क्या स्टडी किया बेटा, उसका मैं थोड़ा बहुत आपको बोलूंगा हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले बेटा हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ी, अगर आपको याद होगा। उसके बाद बेटा हमने इसका दूसरा पार्ट पढ़ा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में बेटा हमने सब कुछ पढ़ा कि कहां से क्या क्या बेटा चीजें रीअब्जॉर्ब होती है। सो अगर 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट बेटा पर डे बनता है, तो इसमें 99% जो है वो वापस रीअब्जॉर्ब होता है। 100% ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होता है, कैसे बोला है। 100% अमाइनो एसिड्स रीअब्जॉर्ब होते हैं, 100% लैक्टिक एसिड रीअब्जॉर्ब हो जाता है, याद करो। उसके बाद बेटा वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, क्लोरीन एब्जॉर्ब होता है, क्लोराइड आयंस रीअब्जॉर्ब होते हैं, पोटेशियम या बाकी बाकी जो इंपॉर्टेंट आयंस है या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ओवरऑल बेटा कितनी है, 90%। और फिर बेटा जब मैंने कल कलेक्टिंग डक्ट में पढ़ाया था और डीसीटी में, वहां पर मैंने लेट डीसीटी में आपको कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन पढ़ाई थी ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। और उसके बाद बेटा कलेक्टिंग डक्ट में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन पढ़ाई थी, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन इन प्रेजेंस ऑफ एडीएच। और फिर कल के लेक्चर में बेटा हमने सब कुछ तय किया था। आज के लेक्चर में अब हम बेटा इसके लास्ट पार्ट पे आएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब बेटा नजर रखिएगा कि ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है। इट इज अपोजिट टू ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्योंकि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में हम देखते थे कि कंपोनेंट्स जाते थे फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड, चाहे वो ब्लड था पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में या फिर ब्लड था वाजा रेक्टा में। तो वहां पर बेटा हम देखते थे कि जो सबस्टेंसेस थे वो जाते थे फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड वाया पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वाजा रेक्टा। उसके बाद बेटा आज हम अब उल्टा देखेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या हो जाता है। यहां पर बेटा अब जो सबस्टेंसेस है दे मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द रेनल ट्यूब्यूल्स, और फिर वो यूरिन से कहां निकलते हैं, बाहर। और यकीन करो बेटा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में खाली वही सबस्टेंसेस बेटा आते हैं फ्रॉम ब्लड इनटू द किडनी ट्यूब्यूल्स, जो बेटा बहुत ज्यादा हार्मफुल है। जैसे बेटा एक हार्मफुल सबस्टेंस है दैट्स अमोनिया। इसी तरह बेटा प्रोटॉन्स, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं बेटा। इसी तरह के पॉजिटिव आयंस, ये कैसे बुल्डस में जादगा सुन के हैं। इसी तरह बेटा ड्रग्स है या शाबाश आपका क्रिएटिनिन है, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टॉक्सिन्स है। तो देखिए बेटा होता क्या है, जब ब्लड आपका किडनी तक पहुंचा आपको पता है कुल मिला के कितना ब्लड पहुंचता है बेटा, 625 ml इन 1 मिनट। इसका फिल्ट्रेट कितना बनता है, 125 ml। क्या 100% ब्लड फिल्ट्रेट होता है, नहीं, क्योंकि जीएफआर आपको पढ़ाया गया है वो खाली कितना है, 20%। सो जाहिर सी बात है अगर 100% ब्लड फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट खाली 20% है, 625 ml ऑफ ब्लड में खाली 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट निकाला जाता है, तो जाहिर सी बात है अमोनिया हो, प्रोटॉन हो, के पॉजिटिव आयंस हो, ड्रग्स हो, यूरिक एसिड हो, केराटिनिन हो, टॉक्सिन्स हो या यूरिया हो, वो 100% बेटा एक्सक्रीट हो पाता नहीं है। तो फिर एक मैकेनिज्म ऑपरेट करता है दैट्स कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन, जहां पर बेटा अब इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जो ये बेटा बहुत खतरनाक टॉक्सिक या बेटा टॉक्सिक सबस्टेंस है, इनको शाबाश ब्लड से धकेला जाता है, किसमें बेटा, इनटू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और फिर ये यूरिन से कहां निकलते हैं, बाहर। तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। मगर इससे पहले कि मैं बेटा ट्यूबुलर सिक्रीशन की ओर आ जाऊंगा, दो चीजें बेटा मुझे यहां पे आपको पढ़ानी है। वन इज कॉल्ड एज एसिडोसिस एंड अनदर इज कॉल्ड एज अल्कलोसिस। क्योंकि बेटा ये बच्चों को आमतौर पता नहीं होता है कि ये एसिडोसिस क्या है और अल्कलोसिस क्या है। सो किडनी का एक काम होता है, एक तो ये आपके शाबाश ब्लड की ऑस्मोलैलिटी जो है वो मेंटेन करके रखती है एट द 300 मिली ऑस्मोल्स।
सो पानी ज्यादा तो ये एक्सेसिव पानी को रिमूव करेगी, और अगर पानी कम तो ये पानी को कंजर्व करेगी, उसको रिमूव करेगी नहीं, जिसकी वजह से ब्लड की ऑस्मोलैलिटी जो है उसको क्या करके रखती है, मेंटेन। कहां पर बेटा, 300 मिली ऑस्मोल्स। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ योर किडनी। Second function, this kidney is important for maintaining the pH of blood. It maintains the acid and base balance of blood. ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन कर देती है एट 7.4, क्योंकि आवर ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन। आपको पता होनी चाहिए अगर किसी सबस्टेंस का, किसी स्क्रीशन का बेटा पीएच 7 से नीचे है, so that means 7 से कम है, तो at that time that secretion is acidic. अगर 7 से ज्यादा है तो at that time that secretion is alkaline. और अगर ये 7 है तो at that time it's called as neutral. आपका जो ब्लड है उसका जो पीएच है वो कितना है बेटा, 7.4, और ये मेंटेन रहता है, ये बेटा कभी चेंज नहीं होगा। अगर बेटा पीएच में स्लाइट चेंजेस आएगी, अगर ये बेटा 7.4 से कम चला जाएगा, एसिड की ओर चला जाएगा, वही से कि ब्लड में एसिडोसिस हो रही है। और अगर बेटा ये 7.4 से ज्यादा हो रहा है तो वही से कि अल्कलोसिस है, और ये दोनों जानलेवा है। सो ब्लड का पीएच ना घटना चाहिए, ना उसमें एसिडोसिस होनी चाहिए, ना पीएच का बेटा पीएच ब्लड का इंक्रीज होना चाहिए, उसमें अल्कलोसिस नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा रहना चाहिए एट द पीएच ऑफ 7.4। सो किडनी अब दो रोल अदा करती है। पहला ये कि आपके ब्लड की ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन करके रखती है, जो मैंने आपको सिखाया कैसे, और उसके बाद बेटा ये आपका ब्लड का एसिड बेस बैलेंस या पीएच को मेंटेन करता है, ना एसिडोसिस होने देता है, ना पीएच को घटने देता है, और ना ही अल्कलोसिस होने देता है, पीएच को बढ़ने देता है। अब क्वेश्चन ये उठेगा ना, कैसे? प्लीज बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा, ऑस्मोलैलिटी कैसे मेंटेन करता है वो तो मैंने आपको पढ़ाया। अब बेटा क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे पीएच ब्लड का एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, ना एसिडोसिस होने देता है और ना ही अल्कलोसिस। इस पॉइंट पे बेटा नजर रखिएगा, बच्चों को आमतौर ये पता नहीं होता है। तलावनी बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ किडनी? पहला रोल, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को कहां निकालती है, बाहर। दूसरा रोल कि ये शाबाश ब्लड की ऑस्मोलैलिटी को क्या करती है, मेंटेन एट 300 मिली ऑस्मोल्स। कैसे, वो बेटा पढ़ाया मैंने। उसके बाद बेटा एक और चीज जो आज आपको पहली पढ़नी है, ट्यूबुलर सिक्रीशन से पहले पढ़ाऊंगा, दैट मींस कि हमारे ब्लड का एसिड बेस बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है, क्योंकि ट्यूबुलर सिक्रीशन में मुझे एक जगह पीएच बैलेंस के बारे में बोलना है। सो अगर आपको पीएच बैलेंस के बारे में पहले ही पता नहीं होगा तो आप ट्यूबुलर सिक्रीशन को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बेटा ट्यूबुलर सिक्रीशन से समझने से पहले आपको बेटा ये देखना पड़ेगा कि किडनी कैसे हमारे ब्लड का पीएच को मेंटेन करता है, ना एसिडोसिस होने देता है और ना ही अल्कलोसिस। तो चले बेटा अब आपके सामने एक स्लाइड बेटा शेयर हो जाएगा, जिसपे आपको ये पूरा तरह से समझाया जाएगा कि क्यों नहीं बेटा शाबाश जो किडनी आपकी है वो कैसे बेटा आपके ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखती है। तो चलिए बेटा अब यहां पे बराबर नजर, खतरनाक नजर रखना। देखिए बेटा आप सबको पता है जो आपके यहां पे डायग्राम पे चीज आ रहा है, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, एक नेफ्रॉन है। मगर मैं अब बेटा कलेक्टिंग डक्ट पे आपको अच्छी तरह से सिखाऊंगा कि कैसे बेटा ये नेफ्रॉन जो है, किडनी के जो नेफ्रॉन्स है वो आपके ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। तो देखिए बेटा कैसे। अब अगर आप गौर से देखेंगे ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, और ये कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स है, सेल 1, सेल 2, सेल 3 एंड सेल 4। और ये आपको पता है बेटा, दिस इज द ब्लड प्रेजेंट इन द पेरिटिब्युलर कैपिलरीज। ये मैंने बेटा आपको कल दिखाया भी था ये डायग्राम, अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा। ये अब ब्लड चल रहा है पेरिटिब्युलर कैपिलरीज में, और इसी के साथ सटी हुई है शाबाश सेल्स ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट में हम बेटा दो किस्म की सेल्स देखते हैं। वन इज कॉल्ड एज, शाबाश यहां पे मैं लिखूंगा, एक सेल को हम कहते हैं इंटर कैलिएटेड ए सेल्स, और दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स को जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं बेटा, इनको हम कहते हैं इंटर कैलिएटेड बी सेल्स। सो कुल मिला के अगर हम कलेक्टिंग डक्ट में देखते हैं बहुत सारी सेल्स होती है। यहां पर मेरे काम की जो चीजें हैं, दे आर इंटरकैलिएटेड ए सेल्स एंड इंटरकैलिएटेड बी सेल्स। नाम से ही बेटा हमें पता चलता है इनको इंटरकैलिएटेड ए सेल्स इसलिए कहा जाता है, ए फॉर एसिडोसिस। सो ये तब काम करते हैं जब ब्लड का पीएच कम हो जाता है। सो दैट मींस कि जब ब्लड में एसिडोसिस होता है, नॉर्मल ब्लड पीएच का कितना है बेटा, ब्लड का
7.4, अगर किसी वजह से पीएच 7.4 से कम जाएगा तो आपके ब्लड में क्या हो जाएगा बेटा, एसिडोसिस, और बर्बाद हो सकते हैं हम। उसके बाद बेटा अगर ब्लड में एसिडोसिस है, पीएच कम है, तो उस टाइम आपकी कौन सी सेल्स आपको बचाएंगी, दैट इज इंटरकैलिएटेड ए सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद बेटा इसी कलेक्टिंग डक्ट में आपको एक और सेल मिलेगी, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज इंटरकैलिएटेड बी सेल्स। बी फॉर बेसिक। बी फॉर बेसिक का मतलब ये हुआ कि ये सेल्स बेटा तब काम करेंगे जब आपके ब्लड में पीएच क्या होगा, ज्यादा। सो दैट मींस आपको अल्कलोसिस होगा। तो मैंने अभी आपको कहा कि ब्लड का पीएच कितना होगा, 7.4 नॉर्मल है। अब अगर किसी वजह से पीएच कम हो रहा है तो क्या होगा बेटा, एसिडोसिस, और अगर पीएच ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, अल्कलोसिस। और अगर बेटा एसिडोसिस होगा, कौन सी सेल्स अब हमारा पीएच जो है वो मेंटेन करेंगी, हमारे पीएच को नॉर्मल करेंगी, दैट इज इंटरकैलिएटेड ए सेल्स। ए फॉर एसिडोसिस। ये तब काम करते हैं जब ब्लड में एसिडोसिस होता है, पीएच घट जाता है। और उसके बाद अगर आपके ब्लड का पीएच इंक्रीज हुआ, दैट मींस अल्कलोसिस हुआ, 7.4 से ऊपर जा रहा है, तो तैयार रहिए बेटा, आपको बचाएंगी कलेक्टिंग डक्ट की एक सेल्स, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज इंटरकैलिएटेड बी सेल्स, बिकॉज बी फॉर बेसिक, एंड बेसिक मींस अल्कलोसिस। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि बेटा इंटरकैलिएटेड ए सेल्स कैसे अपना काम कर देती है। तो खुदा के लिए बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा। चलिए बेटा, अब किसी वजह से आपके ब्लड का पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज। सो दैट मींस आपको क्या हो रहा है, एसिडोसिस। दैट मींस कि बेटा आपके ब्लड में प्रोटॉन्स की लेवल्स क्या हो रही है, इंक्रीज। याद कीजिए बेटा, अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टन-लॉरी कांसेप्ट, तो जो प्रोटॉन्स होते हैं दे एक्ट एज एसिड, ये एसिड का काम करते हैं। सो अगर किसी वजह से मेरे ब्लड में प्रोटॉन्स की लेवल्स क्या हो रही है, इंक्रीज, तो तैयार रहिए बेटा, आपके खून में एसिडोसिस हो रहा है। आपके पीएच का, जो ब्लड का पीएच है, वो इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, एसिडिक पीएच आ रहा है। और अगर बेटा इसको जल्दी जल्दी रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा, मौत ताई, हम मर जाएंगे। आप देखिए बेटा इंटरकेलेटेड ए सेल्स आपको कैसे बचाएंगी, आपको बेटा मौत की कगार से, मौत के मुहाने से वापस कैसे लाएंगी। और ये नॉर्मल फिनोमिना। आप देखिए बेटा होगा क्या, आपकी जो इंटरकेलेटेड ए सेल्स है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होता है, क्योंकि ये ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लाएंगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या करेंगे, ये वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगी, और शाबाश वजूद में एक एसिड आएगा, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। अच्छी तरह से देखिएगा। और यहां पर मैंने एक बार इसको डिस्कस भी किया था, अगर बाइकार्बोनेट आयंस को आपको याद होगा, मैंने पीसीटी में इसको डिस्कस किया था। आज मैं बेटा इसको डिस्कस कर रहा हूं कैलेटिंग डक्ट में, खास किस्म की सेल्स में, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज इंटरकैलिएटेड सेल्स, ए सेल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम द ब्लड एसिडोसिस। अब देखिए बेटा होगा क्या, ये जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलाना, इमामी लिपाने की है, यहां पर एक खास किस्म का एंजाइम होता है, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। डायग्राम को जूम भी कर सकते हो। और यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाता है, और वहां से क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। उसके बाद बेटा देखिए, अब कार्बोनिक एसिड क्या करता है, ये दोनों 1 और 2 बेटा इंटरकैलिएटेड सेल्स है ना, तो ये कार्बोनिक एसिड, अब मैं दूसरी सेल में दिखाऊंगा ताकि बेटा आपको अच्छी तरह से सब कुछ दिखाई दे। ये कार्बोनिक एसिड जो है ये टूट जाता दो चीजों में, H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव, क्योंकि बेटा ये एसिड है, डिसोसिएट होगा इनटू H पॉजिटिव एंड शब्बा बेटा HCO3 नेगेटिव। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, यहां पे क्या होगा, जब ये बेटा अब डिसोसिएट हो जाएगा इनटू H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव, तो देखिए बेटा अब क्या हो जाएगा, जो ये H पॉजिटिव आयंस यहां पर है, यहां पे खास किस्म की चैनल्स होती है आपके बेटा इंटरकैलिएटेड ए सेल्स में, एंड दोज चैनल्स आर कॉल्ड एज प्रोटॉन चैनल्स। तो देखिए बेटा अब ये क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन को इसी चैनल के जरिए धकेलेगा, और अब ये प्रोटॉन बेटा आएगा आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। सो प्रोटॉन आया ना बेटा आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, नजर रखिएगा बेटा, प्लीज नजर रखिएगा। उसके बाद बेटा जो ये बाइकार्बोनेट आयंस है, यहां पर बेटा चैनल्स होती है शाबा बेटा इन सेल्स में, इन सेल्स के जरिए इन बाइकार्बोनेट आयंस को बेटा शाबाश किस में भेजा जाता है, ब्लड में। और जब ये बाइकार्बोनेट आयंस ब्लड में गए,
वेरी गुड, शाबाश बेटा। जब ये बाइकार्बोनेट आयंस ब्लड में गए तो ये प्रोटॉन्स के साथ मिलेंगे ना, समझ में आ गया। और बाइकार्बोनेट्स बेसिक होते हैं, बाइकार्बोनेट्स अल्कलाइन होते हैं। और जब बेटा एसिड ज्यादा ब्लड में हो रहा था, अब क्या जा रहा है, बाइकार्बोनेट्स। और जब बाइकार्बोनेट्स ब्लड में जाएंगे तो वो पीएच को शाबाश वापस कहां की ओर लाएंगे, 7.4। बिकॉज बेटा जो बाइकार्बोनेट आयंस है दे एक्ट एज बेस। सो अभी तक बेटा ब्लड में क्या इंक्रीज हो रहा था, एसिड H पॉजिटिव। अब ब्लड में क्या जा रही है बेटा, बाइकार्बोनेट आयंस। सो बेटा एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होगी ना, और जो पीएच है वो वापस कहां की ओर आएगा, 7.4। मैंने इसको बहुत बेटा सादे तरीके में दिखाया। मैकेनिज्म इतना खतरनाक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मगर बेटा आपके स्टैंडर्ड में मैंने आपको इसको बहुत आसान तरीके से कहा। क्या कहा कि बेटा जो इंटरकैलिएटेड ए सेल्स है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है, बनता है कार्बोनिक एसिड। फिर ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, ये टूट जाता है इनटू बाइकार्बोनेट आयंस और बेटा प्रोटॉन आयंस। प्रोटॉन चैनल्स बेटा होती है टुवर्ड्स द शाबाश ल्यूमेन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, और बाइकार्बोनेट चैनल जो होती है इन सेल्स की वो होती है टुवर्ड्स द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब प्रोटॉन्स को बेटा शाबाश पंप किया जाता है, निकाला जाता है बाहर, और वो पहुंचते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, और फिल्ट्रेट के जरिए अब ये यूरिन से प्रोटॉन्स कहां निकलेंगे, बाहर। सो प्रोटॉन्स जब बाहर निकलेंगे, बाइकार्बोनेट आयंस जो बेटा इंटरकैलिएटेड ए सेल्स में है वो शाबाश उसके रिसेप्टर्स, उसकी चैनल्स कहां की ओर है, टुवर्ड्स द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो बाइकार्बोनेट आयंस अब जाएंगे फ्रॉम बेटा दीस डीसीटी इंटरकैलिएटेड ए सेल्स इनटू द ब्लड, और इसकी वजह से बेटा शाबाश जो बाइकार्बोनेट आयंस है वो बेसिक इन नेचर है, वो प्रोटॉन्स के असर को क्या करेंगे, कम, और पीएच वापस आएगा कहां पे बेटा, 7.4। सो इसकी वजह से जो इंटरकैलिएटेड ए सेल्स है इनमें एक ऐसा मैकेनिज्म अल्लाह पाक ने डिजाइन किया है कि इनकी प्रोटॉन चैनल जो होती है वो होती है शाबाश कहां की ओर, कहां की ओर, कहां की ओर, टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। और इनकी जो बाइकार्बोनेट चैनल्स होती है दैट आर टुवर्ड्स द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इसकी वजह से प्रोटॉन बेटा शाबाश यूरिन में आ जाता है और बाइकार्बोनेट आयंस ब्लड में आ जाते हैं, और जो ही बाइकार्बोनेट आयंस ब्लड में आए उसकी वजह से बेटा ब्लड का जो पीएच है वो बेटा शाबाश घटा था ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि एसिडोसिस हो रही थी। अब जब बेस आ गई तो ये पीएच को वापस ले जाता है टुवर्ड्स द 7.4, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ द इंटरकैलिएटेड ए सेल्स। अगर बेटा ये इंटरकैलिएटेड ए सेल्स नहीं होती आपके बेटा नेफ्रॉन्स में, स्पेशली आपके कलेक्टिंग डक्ट में, तो एसिडोसिस को शाबाश न्यूट्रलाइज कभी नहीं किया जाता। याद रखेंगे बेटा इंटरकैलिएटेड ए सेल्स में जो प्रोटॉन चैनल्स है दैट आर टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द डीसीटी, और जो बाइकार्बोनेट चैनल्स है दैट आर टुवर्ड्स द शाबाश बेटा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ये था बेटा कि हम कैसे एसिडोसिस प्रिवेंट करते हैं। लेमन्स लैंग्वेज में मैंने आपको बहुत आसान तरीके में इसको समझाया, नहीं तो कंसेप्ट बेटा बहुत हाई है, थाइदिशुई कंसेप्ट, मगर बेटा उस थाइदी की ओर हम नहीं जा सकते, क्योंकि अगर उसकी ओर मैं गया तो आपके दिमाग में बहुत खलबली उठेगी। बस इतना याद रखो कि इंटरकैलिएटेड डिस्क्स में प्रोटॉन चैनल्स होती है टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, और बाइकार्बोनेट चैनल्स होती है टुवर्ड्स द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जिसकी वजह से बेटा प्रोटॉन जो है वो यूरिन में आते हैं और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो ब्लड में जाते हैं, जिसकी वजह से शाबाश बेटा ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 की ओर वापस आ जाता है, जो पहले एसिडिक ज्यादा हुआ था। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द इंटरकैलिएटेड डिस्क, हाउ दे शाबाश न्यूट्रलाइज द मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रलाइज द एसिडोसिस ऑफ ब्लड। तो चले बेटा अब हम नेक्स्ट सेल की ओर आएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरकैलिएटेड बी सेल्स। तो देखेंगे बेटा अब इंटरकैलिएटेड बी सेल्स में क्या है। यहां बेटा अपोजिट है, गौर से देखिएगा, मेहरबानी करके देखिएगा, यहां अपोजिट है। यहां पर शाबाश जो प्रोटॉन चैनल्स होती है, नजर आते जो बेटा यहां पे जो प्रोटॉन चैनल्स होती है, दीज आर द प्रोटॉन चैनल्स, H पॉजिटिव चैनल्स, ये होती है टुवर्ड्स द शाबाश बेटा कहां की ओर, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जबकि यहां पर बाइकार्बोनेट चैनल्स थी टुवर्ड्स द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। नजर रखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा यहां पर अगर हम देखेंगे टुवर्ड्स द ल्यूमेन जो चैनल्स होती है, एंड दोज चैनल्स आर द बाइकार्बोनेट चैनल्स, अपोजिट। सो यहां पर प्रोटॉन चैनल्स थी, जरा गौर से देखिएगा, और बाइकार्बोनेट चैनल्स थी, मगर यहां अपोजिट है। यहां प्रोटॉन चैनल्स बेटा टुवर्ड्स द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, और बाइकार्बोनेट चैनल जो है दैट इज टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द शाबाश कलेक्टिंग डक्ट, गोना अपोजिट। आप देखिए बेटा क्या होगा अगर किसी वजूहत से जो ब्लड का पीएच है वो इंक्रीज है, सो दैट मींस अल्कुलोसिस हो रही है। अब जब अल्कुलोसिस हो रही है दैट मींस आपके ब्लड में बाइकार्बोनेट आयंस ज्यादा है, प्रोटॉन्स क्या है, कम।
तो अब बेटा हम देखेंगे क्या करेंगे। ये क्या, ये गैसी, ये कार्बन डाइऑक्साइड, नजर बराबर रखो बेटा, पैनी नजर रखो। ये सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड आया, ये शाबाश किसके साथ मिला, वाटर के साथ, और जब ये वाटर के साथ मिला तो क्या बना बेटा, कार्बोनिक एसिड, सॉरी कार्बोनिक एसिड। उसके बाद ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा इनटू H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव, नजर बराबर। मगर अब चैनल्स यहाँ अपोजिट है ना, यहाँ पे बेटा शाबाश प्रोटॉन चैनल्स है, यहाँ से क्या है, बाइकार्बोनेट चैनल्स। ये प्रोटॉन बेटा शाबाश अब यहाँ से निकलेगा और ब्लड में जाएगा, सो गोना प्रोटॉन बिल्डर्स फर्स्ट, और जो बाइकार्बोनेट आयंस है ये निकलेंगे और शाबाश जाएंगे किसमें बेटा, आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। सो आज गोना अपोजिट। जब बेटा एसिडोसिस था उस टाइम प्रोटॉन यूरिन में आते थे, बाइकार्बोनेट आयंस ब्लड में जाते थे। अब जब अल्कुलोसिस हुआ, अब प्रोटॉन्स बेटा आपके ब्लड में जाएंगे और बाइकार्बोनेट आयंस आपके यूरिन में आएंगे। जरा बेटा गौर से देखिएगा, ये द्राइना प्रोटॉन वन हिमकाथमस आए बिल्डसमस, और इसकी वजह से ब्लड का जो पीएच है, बिकॉज प्रोटॉन्स आर एसिडिक इन नेचर, तो जो ब्लड का पीएच है वो बेटा जाएगा ना टुवर्ड्स द 7.4। क्या इसके, ये तो सिस्टम ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस ज्यादा गई, प्रोटॉन्स क्या इस काम गई। अब प्रोटॉन्स बेटा जब ब्लड में जाएंगे तो ये पीएच को बेटा अल्कलोसिस से वापस कहां की ओर लाएंगे, टुवर्ड्स 7.4। सो ये चीज होता है बेटा याद था, कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएटेड इंटरकैलिएटेड सेल्स ए फ्रॉम इंटरकैलिएटेड बी सेल्स। कैसे बेटा इंटरकैलिएटेड ए सेल्स हमें नजात दिलवाते हैं फ्रॉम द एसिडोसिस, और कैसे हमें इंटरकैलिएटेड बी सेल्स नजात दिलवाते हैं फ्रॉम द अल्कलोसिस। इनमें एक ब्यूटी है बेटा, देयर इज अपोजिट ऑफ चैनल्स, अपोजिशन चैनल्स की है, चैनल्स एंटागोनिस्टिक है। कैसे, क्योंकि अगर आप बेटा इंटरकैलिएटेड ए सेल्स में देखोगे, वहां पे बाइकार्बोनेट चैनल जो है दे आर टुवर्ड्स द बेटा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और बेटा प्रोटॉन चैनल्स टुवर्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट। जबकि बेटा शाबाश इंटरकैलिएटेड बी सेल्स में अपोजिट है, वहां पे प्रोटॉन चैनल जो है दैट आर टुवर्ड्स द बेटा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, एंड बाइकार्बोनेट चैनल्स आर टुवर्ड्स द शाबाश बेटा द ल्यूमेन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। जिसकी वजह से जब बेटा बनता है कार्बोनिक एसिड दोनों में, आपकी सेल्स में ए में भी और बी में भी, और जब कार्बोनिक एसिड बेटा डिसोसिएट होता है इनटू H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव, इंटरकैलिएटेड ए डिस्क में बाइकार्बोनेट्स पंप होते हैं ब्लड में, और बेटा प्रोटॉन्स पंप होते हैं यूरिन में। मगर यहाँ पे इंटरकैलिएटेड बी डिस्क बी सेल्स में अपोजिट होता है, यहाँ पे प्रोटॉन बेटा पंप होते हैं ब्लड में और बाइकार्बोनेट आयंस यूरिन, जिसकी वजह से बेटा ब्लड का जो पीएच है उसको मेंटेन किया जाता है एट 7.4। सो होप बेटा अब आपको पता चला कि कैसे किडनी मेंटेन करती है एसिड बेस बैलेंस थ्रू बेटा सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज इंटरकैलिएटेड ए सेल्स एंड इंटरकैलिएटेड बी सेल्स दैट आर मोस्टली कंसंट्रेटेड, होती तो बहुत जगह है बट दे आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये था बेटा मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को कैसे सेल्स बेटा, कैसे किडनी आपकी शाबाश बेटा न्यूट्रलाइज करती है और पीएच को मेंटेन कर देती है। तो चले बेटा अब हम नेक्स्ट पड़ाव की ओर आएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज बेटा ट्यूबुलर सिक्रीशन। इनफैक्ट बेटा ये यूरिन फॉर्मेशन का लास्ट लेक्चर चलेगा। तो चले बेटा अब यहां पर नजर रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिएगा, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा, क्योंकि मुझे डायग्राम को क्लियर करना है, मुझे नेक्स्ट स्लाइड लाना है। तो चलिए बेटा आपकी डायग्राम क्लियर, तो चलिए बेटा अब यहां पर नजर रखिए, आप बेटा यहां पे नजर रखिएगा एक डायग्राम की ओर। तो चलिए बेटा अब हम आएंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब नजर रखो ट्यूबुलर सिक्रीशन अब क्या है, प्लीज बेटा नजर रखिएगा। इससे पहले कि हम ट्यूबुलर सिक्रीशन को लाएंगे, एक डायग्राम मैं यहां पे आपके सामने लाऊंगा, ताकि बेटा आपको ये कांसेप्ट और पुख्ता हो जाएगा कि ट्यूबुलर सिक्रीशन होती क्या है। गौर से यहां पर देखिएगा, आपके सामने बेटा मैं ट्यूबुलर सिक्रीशन का कांसेप्ट ला रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता था, खुदा के लिए बेटा यहां नजर रखिएगा। ये था ना शाबाश आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, ये इफरेंट आर्ट्रियोल, इस इफरेंट आर्ट्रियोल से उठी ना ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये आपकी बेटा यहां पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, कोई शक। अब जब बेटा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में हम देखते थे, जो बेटा ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड था, या बेटा साल्ट्स थे, वो जाते थे फ्रॉम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू द ब्लड। सो दैट मीन्स कि बेटा यहां पे रीअब्जॉर्प्शन होती थी फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड।
मगर ट्यूबुलर सिक्रीशन में अपोजिट हो जाता है। जरा गौर से देखिएगा, अगर यहां पर मैं बनाऊंगा ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, सो खुदा के लिए बेटा अब यहां पे नजर रखो, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इसके इर्द गिर्द है। अब इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में बेटा यहां पे प्रोटॉन है, सपोज यहां पे के पॉजिटिव आयन है, यहां पे क्रेटिनिन है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बेटा टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है, इनको बाहर निकालना वो जरूरी है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे के पॉजिटिव आयंस को ब्लड से लाया जाता है और भेजा जाता है इनटू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, प्रोटॉन्स को निकाला जाता है ब्लड से और शाबाश भेजा जाता है इनटू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या मैं हक के साथ बोलूं, इट इज अपोजिट टू द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट सबस्टेंसेस जाते थे फ्रॉम ब्लड इनटू द शाबाश बेटा फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड, यहां अपोजिट है, यहां पर बेटा टॉक्सिक सबस्टेंसेस जाते जिनको बेटा शाबाश फिल्ट्रेशन में 100% रिमूव नहीं किया जाता है, दे गो फ्रॉम ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और फिर वो यूरिन से कहां निकलते हैं, बाहर। तो चले बेटा यही अब हम स्टडी करेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन में। सो ट्यूबुलर सिक्रीशन इज अपोजिट टू शाबाश ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो चले बेटा अब आपके सामने ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन बहुत छोटा है, ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा मैं आपको। Tubular secretion is the transfer of material, shabash, from peritubular capillaries to the renal tubular lumen. So it is opposite to tubular reabsorption. ट्यूबुलर सिक्रीशन मेनली ऑकर्स थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है, क्योंकि जब हम यूरिन में देखते हैं, यूरिन में प्रोटॉन्स ज्यादा, यूरिन में के पॉजिटिव आयंस ज्यादा, यूरिन में अमोनियम आयंस ज्यादा, यूरिन में कैरेटिनिन ज्यादा, यूरिन में यूरिया ज्यादा, यूरिक एसिड ज्यादा, तो लॉजिकली बेटा हमें ब्लड से इसको यूरिन की ओर लाना होता है ना, तो यूरिन में कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, सो ब्लड में कंसंट्रेशन क्या है, कम, सो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना पड़ेगा। तो इसलिए बेटा जब भी प्रोटॉन्स की ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है, पोटेशियम की ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है, अमोनियम आयंस की ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है, तो उस टाइम बेटा जरूरी एटीपी लगता है। Various substances that are secreted into the tubular fluid include H positive, K positive, NH4, ammonium ions, creatinine, urea, uric acid, drugs, etc. Tubular secretion of H positive and NH4 positive from the blood into the tubular fluid is important for maintaining pH of the blood. अभी बेटा मैंने कहा कि जो प्रोटॉन्स है उनकी जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग पीएच ऑफ ब्लड। अब क्वेश्चन उठेगा, सर ये अमोनिया कहां से आया, ये NH4 कहां से आया? जरा बेटा एक मिनट यहां पर आप मुझे टाइम दीजिएगा, अभी मैं बेटा इसका आपको कहूंगा कि ये NH4 आयंस कहां से आए। जरा बेटा और मैं इस डायग्राम को यहां पे ला रहा हूं ताकि बेटा आपको अच्छी तरह से सब कुछ क्लियर हो जाए। अभी मैंने कहा कि जब बेटा इंटरकैलिएटेड ए सेल जो है वो प्रोटॉन्स को कहां धकेल रही है, बाहर, क्योंकि इनके इस साइड से कौन सी चैनल्स होती है, प्रोटॉन, और इस साइड से कौन सी चैनल्स होती है बेटा, बाइकार्बोनेट आयंस चैनल। अब देखिए बेटा होता क्या है, कैसे अमोनियम आयंस आपके यूरिन में बनते हैं। जब बेटा प्रोटॉन को बाहर धकेला जाता है और बाइकार्बोनेट आयंस को ब्लड में धकेला जाता है, इसकी वजह से पीएच क्या हो जाता है बेटा, मेंटेन, कहां पे, 7.4। अभी मैंने कहा अब होता क्या है कि जो ब्लड होता है, इस ब्लड में अमोनिया भी होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता है अमोनिया भी बेटा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है और हाईली टॉक्सिक होता है, और ये कंटिन्यूअसली ब्लड से अमोनिया आ जाता है क्योंकि यहां अमोनिया चैनल्स होती है इन सेल्स में, और ये अमोनिया बेटा कंटिन्यूअसली धकेला जाता है किसमें बेटा, आपके यूरिन में, आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, और यहां से बेटा प्रोटीन्स भी प्रोटॉन्स भी आते हैं, H पॉजिटिव आयन। अब जब ये अमोनिया ब्लड से आया, प्रोटॉन्स यहां से आ रहे हैं, तो ये प्रोटॉन इस अमोनिया के साथ मिलेगा और बनाएगा NH4 पॉजिटिव। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि ये NH4 पॉजिटिव आयंस कहां से आते हैं, तो गोली की रफ्तार से जवाब देना, सर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको कंटिन्यूअसली इंटरकैलिएटेड ए सेल से धकेला जाता है यूरिन में, और उसी टाइम अमोनिया भी आता है ब्लड से और यूरिन में जाता है, और इसी यूरिन में ये अमोनिया जो है ये प्रोटॉन्स के साथ मिलता है और बनाता है अमोनियम आयंस, दैट इज NH4। इस पे बेटा आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो चले बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पड़ाव की ओर आएंगे। ट्यूबुलर सिक्रीशन में तो यही तो लिखा था, ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव एंड अमोनिया फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग पीएच ऑफ ब्लड। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि जब प्रोटॉन्स बेटा ज्यादा आएंगे आपके यूरिन में, उस टाइम आपके ब्लड में एसिडोसिस होती है, और जब प्रोटॉन्स आएंगे तो लॉजिकली अमोनिया मिलेगा इन प्रोटॉन्स के साथ यूरिन में और बनाएंगे अमोनियम आयंस। तो चले बेटा आगे बढ़ेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लीजिएगा।
तो चले बेटा, ट्यूबुलर सिक्रीशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिनल ट्यूब्यूल, जैसे हमने पीसीटी में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पढ़ी, लूप ऑफ हेनल में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पढ़ी, कलेक्टिंग बेटा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पढ़ी, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पढ़ी। इसीलिए बेटा इसी तरह हम ट्यूबुलर सिक्रीशन को भी अलग अलग पढ़ेंगे ना इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिनल ट्यूब्यूल। आप देखिए बेटा पीसीटी में क्या होता है, इन दिस रीजन ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ प्रोटॉन अमोनिया के पॉजिटिव ऑकर फ्रॉम ब्लड एंड इट मेंटेन्स पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। बोला था अभी बेटा, मैंने कहा था ना कि इस काल फिक्र की पीएच कित पर मेंटेन गसा, आयोनिक बैलेंस कित पर मेंटेन गसा, तब तक बेटा आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बेटा अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सो पीसीटी में क्या क्या पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से निकल के आता है और पीसीटी के ल्यूमेन में चला जाता है, जो फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के जरिए आगे बढ़ता है। एक तो इसमें प्रोटॉन्स आते हैं, अमोनियम आयंस आते हैं और के पॉजिटिव आयंस आते हैं। उसके बाद लूप ऑफ हैंडल में क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन इज इनसिग्निफिकेंट इन दिस रीजन। सो लूप ऑफ हैंडल में कोई भी चीज बेटा शाबाश ब्लड से इनटू द ल्यूमेन ऑफ लूप ऑफ हैंडल में नहीं आता है। सो ट्यूबुलर सिक्रीशन बेटा इनसिग्निफिकेंट है लूप ऑफ हैंडल में। इस पॉइंट पे आप याद नजर रखिएगा। So, आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कौन सा रीजन है आपके नेफ्रॉन में जहां पे ट्यूबुलर सिक्रीशन इनसिग्निफिकेंट है, तो आंसर बोलिएगा लूप ऑफ हैंडल। उसके बाद बेटा अब हम डीसीटी पे आएंगे कि डीसीटी पे क्या क्या बेटा शाबाश सिक्रीट हो जाता है ब्लड से इनटू द ल्यूमेन ऑफ डीसीटी, और जो फिर यूरिन से कहां निकलता है, बाहर। ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव एंड H4 पॉजिटिव, सारा टेक्स्ट बुक का लिखा है मैंने यहाँ पे, K पॉजिटिव ऑकर फ्रॉम ब्लड, इट मेंटेन्स पीएच शाबाश एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड। याद करो बेटा कल का लेक्चर, ये पॉइंट थे जो तुम बेटा नीट खतरी याद। अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा, मैंने कहा था कि जो लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहां पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, याद करो बेटा एल्डोस्ट्रॉन के जरिए। और मैंने कहा था कि एल्डोस्ट्रॉन क्या करता है, वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है और शाबाश ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ब्लड की ओर ले जाता है। और कहा गया था वहीं पे कि पोटेशियम को ये ब्लड से लाता है इनटू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। याद आया? सो पोटेशियम का ग्लोमेरुलर बेटा ब्लड से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की ओर आना, दैट्स कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। और सोडियम का बेटा शाबाश ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ब्लड में जाना, दैट्स कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। याद आया कल का लेक्चर? सो इसीलिए बेटा सोडियम पोटेशियम की बैलेंस अगर ब्लड में कोई मेंटेन करके रखता है वो है बेटा डीसीटी। डीसीटी का कौन सा हिस्सा, अर्ली पार्ट की लेट पार्ट, लेट पार्ट, और किस हार्मोन के जरिए इसको करवाता है, एंड दैट्स कॉल्ड एज एल्डोस्ट्रॉन। यही वजह है कल के लेक्चर में मैंने कहा था कि जब एल्डोस्ट्रॉन लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे आता है वो ब्लड में सोडियम की लेवल्स को इंक्रीज करता है और पोटेशियम की लेवल्स को डिक्रीज करता है। क्यों बेटा सोडियम की लेवल्स को इंक्रीज करता है? क्योंकि वो सोडियम को भेज देता है फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और के पॉजिटिव आयंस को लाता है फ्रॉम ब्लड इनटू द शाबाश ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थ्रू अ प्रोसेस, अपोजिट प्रोसेस कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। और कहा था मैंने इसके लिए एनर्जी भी लगती। याद आया? उसके बाद बेटा आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि सोडियम पोटेशियम बैलेंस को कौन मेंटेन करता है, तो आंसर क्या लिखोगे, डीसीटी। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट पे हम आएंगे आखिर के हिस्से पे, जिसको मैंने अभी आपको इंटरकैलेटेड ए और बी सेल्स पे भी दिखाया। ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ यूरिया, केराटिनिन, ड्रग्स, टॉक्सिन्स, H पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव ऑकर फ्रॉम ब्लड। इट आल्सो मेंटेन्स पीएच एंड आयोनिक बैलेंस। भला बेटा वो तो पीएच को कुछ मेंटेन करा, पीसीटी भी पीएच को मेंटेन करता है। नजर रखो शाबाश बेटा, आपका डीसीटी भी पीएच को मेंटेन करता है और आपका कैलेक्टिक डक्ट भी पीएच को मेंटेन करता है। मगर अगर आपको नीट में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का या कौन सा हिस्सा किडनी में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं आएगा, कौन सा हिस्सा किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग पीएच, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हैंडल। तो फंसे हो ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक ने पीसीटी को भी लिखा है, टेक्स्ट बुक ने डीसीटी को भी लिखा है कि मेंटेन पीएच करता है, और कलेक्टिंग डक्ट नो डाउट बेटा ये तीनों पीएच को मेंटेन करते हैं, क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क तीनों में होती है, इंटरकैलेटेड सेल्स ए एंड बी तीनों में होती है, मगर सबसे ज्यादा उसकी डेंसिटी कहां होती है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट। इसलिए आंसर आएगा कलेक्टिंग डक्ट। So collecting duct is mainly important for maintaining pH because of high density of intercalated A and intercalated B cells. और उसके बाद बेटा सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन के लिए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डीसीटी। लेट के अर्ली लेट पार्ट, क्यों? क्योंकि वही पार्ट बेटा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन दिखाता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्ट्रॉन, जहां से बेटा एल्डोस्ट्रॉन की वजह से सोडियम जो है वो बेटा रीअब्जॉर्ब होता है फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड, और पोटेशियम को ट्यूबुलर सिक्रीशन की जाती है फ्रॉम ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट।
ये था बेटा आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। यहां पे बेटा बस आपको नीट के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। सोडियम पोटेशियम बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय डीसीटी, व्हाइल एज बेटा पीएच को पीसीटी भी मेंटेन करता है, लूप ऑफ हैंडल भी सॉरी बेटा डीसीटी भी मेंटेन करता है, कलेक्टिंग डक्ट भी मेंटेन करता है। मगर इन तीन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि उसमें इंटरकेलेटेड ए और इंटरकेलेटेड बी सेल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इस पे बेटा आप नजर रखिए। तो ये था बेटा आपका यूरिन फॉर्मेशन, जहां पे आपने सबसे पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन पढ़ी, फिर बेटा शाबाश हमने पढ़ी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और उसके बाद आज के लेक्चर में हमने ट्यूबुलर सिक्रीशन को भी खत्म किया। एंड दैट वाज ऑल अबाउट योर शाबाश यूरिन फॉर्मेशन। सो अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट से जब फ्लूइड अब आगे बढ़ेगा, अब चाहे वो हाइपोटोनिक हो चाहे वो हाइपरटोनिक हो, नाउ द फ्लूइड इज कॉल्ड एज यूरिन, क्योंकि उसके बाद बेटा वंस कलेक्टिंग डक्ट से फ्लूइड बाहर निकला, फिर आएगा ये बेटा डक्ट्स ऑफ बेलानी, डक्ट्स ऑफ बेलानी से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स। अब इसको हम यूरिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा डक्ट कलेक्टिंग डक्ट के बाद कहीं भी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है, ना कहीं ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाती है। तो बस बेटा आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि यूरिन कहां पे बनता है, अल्टीमेटली यूरिन इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि वंस ये कलेक्टिंग डक्ट को पार करता है फिर डक्ट्स ऑफ बेलानी में आता है, फिर उसके बाद ना कहीं ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है ना कहीं ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। So this was all about urine formation. अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में लास्ट टॉपिक की ओर आ रहे हैं और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर आ रहे हैं, एंड दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। याची बेटा सवाल इन एक जबरदस्त चांस आसा, यहां पे अब आपको बेटा खतरनाक नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन के बाद अब जो हमारा लास्ट टॉपिक और मेजर टॉपिक है बेटा आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का, दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी कैसे अपने फंक्शंस को रेगुलेट करती है, जरा बेटा गौर से देखिएगा। मैंने आपको कहा कि अगर आपके ब्लड में पानी क्या है, सब बेटा अगर आपके ब्लड में शब्बा बेटा अगर आपके ब्लड में पानी ज्यादा है, तो दैट मींस कि ऑस्मोलैलिटी जो है वो क्या होगी बेटा, कम। क्योंकि आपको पता है कि जो ऑस्मोलैलिटी है शाबाश वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू नंबर ऑफ सोल्यूट्स, शाबाश बेटा डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सो अगर पानी ज्यादा है ऑस्मोलैलिटी क्या होगी, कम, और अगर पानी बेटा कम है तो ऑस्मोलैलिटी क्या होगी, ज्यादा। सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि बेटा अब हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि जो किडनी है वो अपने फंक्शंस को कैसे रेगुलेट करती है, किडनी के फंक्शंस कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर देता है, कैसे ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है, कैसे ब्लड ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन करता है, क्योंकि ब्लड की ऑस्मोलैलिटी मेंटेन करना बेटा लोहे के चने चबाना जैसा होता है, और बेटा किडनी बखूबी इसको करने में कामयाब होती है। क्या किडनी इसको खुद ब खुद करती है? ना बेटा, 3 फीडबैक्स के जरिए किडनी बेटा ब्लड की ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन करके रखती है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को या ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखती है। 1 थ्रू हाइपोथैलेमस, अनदर थ्रू जुक्स्टाग्लैंडर apparatus याद है, एंड थर्ड थ्रू हार्ट। सो कितने हार्मोनल लूप्स के जरिए, कितने हार्मोनल फीडबैक के जरिए किडनी अपना ऑस्मोलैलिटी ब्लड का मेंटेन करके रखती है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखती है। दैट इज बेटा 3 मैकेनिज्म्स के जरिए। एक मैकेनिज्म कहां से जनरेट होता है, हाइपोथैलेमस, दूसरा मैकेनिज्म कहां से जनरेट होता है, जुक्स्टाग्लैंडर apparatus, और तीसरा मैकेनिज्म कहां से जनरेट होता है, हार्ट से। So, आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि जो किडनी के फंक्शंस है, किडनी का फंक्शन मेन है कि वो ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन करती है, ब्लड की ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन करती है 300 मिली ऑस्मोस, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखती है, कितने मैकेनिज्म्स के जरिए, कितने बेटा हार्मोनल मैकेनिज्म्स के जरिए? तो आंसर देना सर 3। एक तो हाइपोथैलेमस, अनदर इज जुक्स्टाग्लैंडर apparatus, एंड थर्ड वन इज हार्ट। मगर इसमें जो जुक्स्टाग्लैंडर apparatus है दैट इज प्रेजेंट विद इन द किडनी। तो चले बेटा अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस कैसे ऑस्मोलैलिटी ब्लड की मेंटेन करके रखता है, किडनी फंक्शन को रेगुलेट करके रखता है। तो चले बेटा सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा जल्दी। एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मत पूछो कि एंट्रेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट, मैं इसको बयान ही नहीं कर सकता हूं। तो चले बेटा आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्लाइड। ये बेटा अब आपके सामने सबसे पहले हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है? तो देखिए बेटा पहले मैं सीधे आपको बेटा स्क्रीन पे लाऊंगा, एक सिंपल स्क्रीन पे लाऊंगा, उसके बाद बेटा हम इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि बेटा आपको फिर अच्छी तरह से ये सब कुछ समझ आएगा। अगर किसी वजह से, प्लीज बेटा यहां याद रखिएगा, प्लीज नजर रखिएगा, अगर किसी वजह से जो बॉडी
बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम, एक मिनट, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो बॉडी में सेल्स में जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड जो है वो भी घट जाएंगे, उनका वॉल्यूम भी घटेगा। और उसके बाद बेटा जब वॉल्यूम घटेगा, ब्लड में वाटर घटेगा, तो जो सॉल्यूट्स है या जो बेटा ऑस्मोटिक ऑस्मोलैलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। सो सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है, नजर थे वो बेटा, नजर आते जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि अगर किसी वजूहत से आपका ब्लड वॉल्यूम कम, ब्लड वॉल्यूम तब कम होगा जब ब्लड में पानी क्या हो जाएगा बेटा, कम। सो जब ब्लड में पानी कम होगा, जो आपकी सेल्स है, जो आपके बॉडी फ्लूइड्स है, उसमें भी पानी कम हो जाएगा, क्योंकि बेटा वो डायरेक्ट रिलेट होता है विद द ब्लड वॉल्यूम। और जब बेटा आपके ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, आपकी ऑस्मोलैलिटी क्या होगी, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो आपकी ऑस्मोलैलिटी है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट्स डिसॉल्व्ड इन शाब्बा बेटा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सो अगर वाटर कम है, ये वाटर कम है ना, तो नेचुरली आपके सॉल्यूट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो ऑस्मोलैलिटी 300 मिली ऑस्मोल से क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा। और ये अच्छी बात नहीं। आप देखिए बेटा होगा क्या, जब ब्लड वॉल्यूम घटा, बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम घटे, शाबाश, ऑस्मोलैलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो जब ये ब्लड जाता है किसके पास बेटा, हाइपोथैलेमस। और आपको पता होनी चाहिए कि हमारा ब्रेन जो होता है, ब्रेन का जो तल होता है, फ्लोर होता है, फ्लोर पे बेटा ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट स्ट्रक्चर जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं बेटा, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। नजर बेटा बराबर रखो, खुदा के लिए बेटा यहां नजर बराबर रखो। तो जो ये ब्रेन का फ्लोर होता है, इसमें बेटा एक स्ट्रक्चर लगा होता है इस ब्रेन में, एंड दैट्स कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस में बेटा क्या होता है, इसमें बेटा रिसेप्टर्स होते हैं, एंड दोज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज ऑस्मो रिसेप्टर्स। और ये ऑस्मो रिसेप्टर्स अल्लाह पाक ने हाइपोथैलेमस में इसलिए रखे होते हैं कि इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना होता है कि ब्लड में कहीं शाबाश बेटा सॉल्यूट्स का नंबर इंक्रीज तो नहीं हुआ है। अब जब ब्लड वॉल्यूम घटा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम घटे, तो ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हुई 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा। तो जब ब्लड बेटा हाइपोथैलेमस की ओर जाएंगे, जो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स है ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये स्टिमुलेट क्यों होते हैं? क्योंकि ये डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड में पानी कम और सॉल्यूट ज्यादा है, और उसी टाइम बेटा ये क्या कर देते हैं, ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज ADH। नजर रखो बेटा बराबर, पैनी नजर रखो। सो आज के बाद अगर ब्लड बेटा वॉल्यूम कम, शाबाश, ब्लड वॉल्यूम कम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम, ऑस्मोलैलिटी जो है, नंबर ऑफ सॉल्यूट जो ब्लड में है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। और ऑस्मोलैलिटी 300 मिली ऑस्मोल से क्या होगी, ज्यादा। क्योंकि जब बेटा वाटर घटेगा तो लॉजिकली ऑस्मोलैलिटी में सॉल्यूट्स क्या रहेंगे, ज्यादा। तो जब कंपैरेटिवली सॉल्यूट ज्यादा आएंगे तो ऑस्मोलैलिटी 300 मिली ऑस्मोल से क्या होगी, ज्यादा। और जब ये ब्लड बेटा हाइपोथैलेमस में आता है, हाइपोथैलेमस में रिसेप्टर्स होते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड एज ऑस्मोरिसेप्टर्स, और वो डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड में सॉल्यूट्स कम है। और जो ही ब्लड सॉल्यूट्स ज्यादा है, पानी कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, ब्लड की ऑस्मोलैलिटी 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा है, और वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ADH। अब क्वेश्चन ये उठेगा, सर ये ADH कहां से हाइपोथैलेमस से बनता है? देखिए बेटा हाइपोथैलेमस एक्चुअली न्यूरॉन्स का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूरॉन्स। और उसमें बंच ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, एंड दोस बंच ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियई। क्या कहते हैं बेटा उनको? न्यूक्लियई। सो जो हाइपोथैलेमस है उनमें जो ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो बेटा एक जगह कंसंट्रेट हुए होते हैं, एंड दोस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियई। बेटा बहुत सारे हजारों न्यूक्लियई है आपके हाइपोथैलेमस में, हजारों ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स है आपके बेटा हाइपोथैलेमस में, मगर दो न्यूक्लियई काबिल जिक्र है। एक का नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियई, ये सारा बेटा थ्योरी में लिखा गया है, यहां पे मैं इसको समझा रहा हूं। एंड अनदर इज कॉल्ड एज पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियई। नजर बेटा बराबर रखो, ये आपके बेटा थ्योरी में सब कुछ लिखा गया है, पर यहां पर मैं इसको समझाने जा रहा हूं। तो बेटा अब जो आपका हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस में ढेर सारे बेटा ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, बिकॉज हाइपोथैलेमस इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ब्रेन। अब बेटा इन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को हम न्यूक्लियई कहते हैं, और दो न्यूक्लियई यहां पे काबिल जिक्र है। वन इज कॉल्ड एज सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियई एंड अनदर इज कॉल्ड एज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियई। और ये दोनों न्यूक्लियई मिलजुल के बेटा ADH को बनाते हैं। मगर बेटा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से ढेर सारा ADH निकलता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से उतना ADH बनता नहीं है।
अब जब बेटा हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हुआ, क्यों स्टिमुलेट हुआ? क्योंकि उसमें ऑस्मोरिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, क्योंकि जब हाइपोथैलेमस ने ब्लड को रिसीव किया, उस ब्लड में बेटा शाबाश जो सैल्यूट्स है वो ज्यादा है, उसकी ऑस्मोलैलिटी 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा है, पानी कम है, ऑस्मोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए, और वो बेटा स्टिमुलेट जब होते हैं तो वो बेटा शाबाश एक्टिव कर देते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिय को और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिय को। अब यहां पे क्या बनता है बेटा हाइपोथैलेमस में? एडीएच। अब क्वेश्चन ये उठेगा, सर ये एडीएच अब हाइपोथैलेमस से जाएगा कहां? क्या ये डायरेक्टली ब्लड में आएगा? नहीं, ये बेटा अब हाइपोथैलेमस से एक ऑर्गन की ओर चला जाता है, एक ग्लैंड की ओर चला जाता है, एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। सारा आपको एंडोक्राइन सिस्टम में सिखाऊंगा, पर फिलहाल बेटा एक आइडिया दे रहा हूं। तो इस ग्लैंड को बेटा जो इस हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा होता है, एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। मगर जो बेटा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इस पे कुल मिला के 3 हिस्से होते हैं। पहला एंटीरियर पिट्यूटरी, AP मींस एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर उसके बाद बेटा बीच वाला हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। डायग्राम को जूम कीजिएगा, IP मींस इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, और जो पिछले वाला पार्ट होता है, एंड दैट्स कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 हिस्से होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मगर बेटा जो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी अब हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा होता है नर्व्स के जरिए। सो दैट मींस कि बेटा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस है, इनके बीच में कनेक्शन होता है नर्व्स के जरिए, एंड दोज नर्व्स आर 1 लाख इन नंबर। इनको तो शासा बेटा लक्ष नर्व। सो 1 लाख नर्व्स हाइपोथैलेमस से उठती है और चली जाती है टुवर्ड्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड दैट नर्व्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल नर्व ट्रैक्ट्स। माशाल्लाह नाम लंबा है, अल्लाह पाक इसको सलामत रखे। तो चले बेटा कुल मिला के अगर आप देखेंगे, आपके हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और आपका जो हाइपोथैलेमस है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसका हम एक और नाम देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्यों? इंशाल्लाह बेटा एंडोक्राइन सिस्टम में सारा सिखा जाएगा। तो ये बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका हाइपोथैलेमस जुड़ा होता है 1 लाख नर्व्स के जरिए, एंड दैट्स कॉल्ड एज हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल नर्व ट्रैक्ट्स। उसके बाद आगे जब एडीएच अब यहां बना बेटा, वहां वक्ता सवाल एडीएच कोद गए, ये कहते बनो हाइपोथैलेमस कमी बनो शाबा जो ही ऑस्मोरिसेप्टर्स ने स्टिमुलेट किसको किया? सुप्राऑप्टिक न्यूक्लिय को और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिय को। अब सुप्राऑप्टिक न्यूक्लिय और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिय कलेक्टिवली क्या बनाता है? एडीएच। अब एडीएच किसमें बन रहा है? हाइपोथैलेमस में। अब ये हाइपोथैलेमस से एडीएच आएगा शाबा बेटा, इन्हीं नर्व्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होगी। जो ब्लैक डॉट्स में यहां बना, ये वाहिद तरीन हार्मोन है, वाहिद तरीन हार्मोन है अलॉन्ग विद ऑक्सीटोसिन, एक और हार्मोन। पर फिलहाल आप याद रखिए एडीएच और ऑक्सीटोसिन वाहिद तरीन हार्मोन्स है जो नर्व्स के जरिए ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नहीं तो बेटा हार्मोन्स हमेशा ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं, यहां पर एडीएच जो है वो नर्व्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, टिपकता है नर्व्स पे बेटा, आगे आगे बढ़ता है, न्यूरॉन्स पे आगे बढ़ता है, और अल्टीमेटली पहुंचता है इसी एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के जरिए किसमें बेटा? इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कौन सा ऐसा हार्मोन है जो बेटा एक्सोनल ट्रांसपोर्ट या न्यूरल ट्रांसपोर्ट के जरिए आगे बढ़ता है, ब्लड के जरिए नहीं, तो आंसर आएगा एडीएच। और फिर बेटा ये जब आहिस्ता आहिस्ता एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के जरिए AXONAL एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के जरिए इन्हीं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल नर्व ट्रैक्ट्स के जरिए पहुंचता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और अब ये एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बेटा ऐसे वेसिकल्स में आ जाता है। ये बेटा वेसिकल्स देख रहे हो जिनमें मैं ब्लैक डॉट डाल रहा हूं, एंड दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड एज गोमरी वेसिकल्स और हियरिंग HERRING हियरिंग बॉडीज। सारा बेटा मैंने लिखा आपके नोट पे, सारा लिखा गया, और रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करेंगे। ब्लड वॉल्यूम कम, शाबाश। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम,
शाबाश, ब्लड में सोल्यूट्स ज्यादा होंगे कि कम? ज्यादा, क्योंकि वाटर कम, सोल्यूट्स कंपैरेटिवली क्या होंगे? ज्यादा। ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा कि कम? ज्यादा। और जब ये ब्लड हाइपोथैलेमस में पहुंचेगा, ये हाइपोथैलेमस के ऑस्मोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे कि ब्लड में सोल्यूट्स ज्यादा है। अब बेटा वो क्या करेंगे? वो जट से एक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियर एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर, दैट्स कॉल्ड एज एडीएच। फिर ये एडीएच बेटा 1 लाख नर्व्स के जरिए आगे बढ़ेगा, नर्व्स पे चलेगा और शाबाश हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल नर्व ट्रैक्ट्स के जरिए आगे बढ़ेगा और पहुंचेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जहां पर ये वेसिकल्स में जमा हो जाता है ये एडीएच। और उन वेसिकल्स को हम कहते हैं गॉमरी वेसिकल्स और हियरिंग बॉडीज। तो आज के बाद अगर आपको बेटा नीट में क्वेश्चन आएगा, हियरिंग बॉडीज और गॉमरी वेसिकल्स आर फाउंड इन posterior pituitary and they contain which hormone? ADH. Very good. अब बेटा शाबाश, ये एडीएच निकलेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, रिलीज होके वेसिकल्स फट जाएंगे और एडीएच कहां निकलेगा? बाहर। अब जब ये एडीएच बेटा बाहर निकलेगा, ये फिर ब्लड में आएगा और उसके बाद बेटा आपको पता है ये ब्लड के जरिए कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। वेरी गुड। और कलेक्टिंग डक्ट में एक्वापोरिन चैनल्स को खोलेगा और जब एक्वापोरिन चैनल्स खुल जाएंगी तो आप बेटा वाटर जो है 15.5% वाटर बेटा आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होता है, दैट कम्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। अब ये वाटर को वहां से रीअब्सॉर्ब करेगा बिकॉज ऑफ द हाइपर ऑस्मोटिक मेडुला। वाटर जाएगा फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपर ऑस्मोटिक मेडुला और फिर ये बेटा मेडुला से चला जाएगा इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ब्लड में जाएगा वाया पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और जब ब्लड में वाटर बेटा वापस रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज, ब्लड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड ऑस्मोलैरिटी विल डिक्रीज अप टू 300 मिली ऑस्मोल। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि जो एडीएच होता है ये तब बेटा शाबाश, इसका मेन रोल क्या होता है? ये तब निकलता है जब बॉडी वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम क्या होता है? कम। जब ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो शाबाश बेटा ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और ये अब बेटा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन के जरिए कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा बाय ओपनिंग ऑफ बेटा एक्वापोरिन चैनल्स। सो अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वाटर बेटा गोली की रफ्तार से ब्लड में आएगा। इसकी वजह से ब्लड में शाबाश बेटा वाटर की लेवल्स क्या होंगी? इंक्रीज। और जब ब्लड वॉल्यूम में वाटर की लेवल्स इंक्रीज हुई, सॉल्वेंट आना वापस, तो ऑस्मोलैरिटी वापस आएगी 300 मिली ऑस्मोल। So this is the function of ADH and how ADH regulates the kidney function. कोरोना बेटा osmolality वापस maintain at 300 मिली osmoles. So water तब तक अल्लाह पाक की कसम reabsorb होता जाएगा collecting duct से with the help of ADH, जब तक बेटा water की levels blood में बराबर नहीं आएंगी और osmolality 300 मिली osmoles तक नहीं जाएगी। आज के बाद बेटा याद रखना, जो ही आपके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? इंक्रीज। तैयार रहिए, तैयार रहिए, तैयार रहिए। आपके शाबाश पिट्यूटरी ग्लैंड से, आपके बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन बाहर फेंका जाएगा एडीएच, जो ब्लड के जरिए अब कलेक्टिंग डक्ट्स में आएगा और कलेक्टिंग डक्ट्स में वो एक्वापोरिन चैनल्स को ओपन करवाएगा और शाबाश वाटर जो है वो जाएगा फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट इनटू द ब्लड। और तब तक जाएगा बेटा ये ब्लड वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा जब तक ब्लड की टोनिसिटी ऑस्मोलैरिटी वापस 300 मिली ऑस्मोल तक नहीं लाई जाएगी, जब तक ब्लड वॉल्यूम को रेस्टोर नहीं किया जाएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ एडीएच। अब बेटा हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट पे आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। कहां मिलेगा? किताबों पे ज्यादा अच्छी तरह से नहीं लिखा गया, नजर रखो, सब कुछ बेटा समेट के यहीं पे। अब देखिए बेटा हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट अब लेंगे जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा और नीट के लिए याद रखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं डायग्राम को क्लियर कर लूं। तो चले बेटा वापस हम आएंगे, नजर बराबर। चलिए हाइपोथैलेमस, ये अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, यही बेटा जो मैंने अभी तक पढ़ाया वही यहां पे लिखा गया। चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, body fluid volume or ionic concentration activates osmoreceptors located in the hypothalamus. And excessive loss of fluid from the body decreases blood volume, blood fluid volume and increases ionic concentration. है ना बेटा? अब ionic concentration जब होगी तो osmolality 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा होगी, which activates osmoreceptors located in the hypothalamus. इसी तरह एग्जाम में लिखना बेटा, in response hypothalamus releases, जो ही बेटा शाबाश अब hypothalamus में osmoreceptors एक्टिवेट होंगे तो hypothalamus क्या करेगा? Releases antidiuretic hormone और vasopressin। ADH का एक और नाम है बेटा शाबाश vasopressin। क्यों? अभी देखिए। From the supraoptic and paraventricular nucleus, मैंने अभी कहा था supraoptic nucleus से ज्यादा निकलता है और paraventricular nucleus से कम। ADH goes from hypothalamus into the posterior pituitary neurohypophysis, अभी बोला via hypothalamo hypophyseal nerve tracts, axonal transport दिखाया and remains stored in the posterior pituitary within the gomri or hearing bodies। इस पे नजर।
उसके बाद ATH, अब जब ADH बेटा ब्लड में आएगा तो क्या करेगा? ADH facilitates water reabsorption from the lateral parts of renal tubules, especially collecting duct, by increasing permeability of water through opening of aquaporin channels, thereby preventing diuresis. Diuresis means कि बेटा ये पेशाब को आप ज्यादा निकलने देगा कि कम? कम। क्यों? क्योंकि जब कलेक्टिंग डक्ट से बेटा वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो शब्द बेटा यूरिन फॉर्मेशन कम होगी कि ज्यादा? कम। पेशाब में ज्यादा कैसे तात्पर्य को ना वाटर रीअब्सॉर्ब, तो इसीलिए बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन क्या हो जाएगी? कम। दैट मींस कि डायूरिसिस को ये प्रिवेंट करेगा। उसके बाद बेटा डायूरिसिस में पेशाब, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ यूरिन, सो वॉल्यूम ऑफ यूरिन क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि वाटर बेटा कलेक्टिंग डक्ट से क्या हो गया? रीअब्सॉर्ब। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सब कुछ पढ़ा है अभी, अगर पढ़ा था नहीं तो ये जीरो भी समझ में नहीं आता। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा। तो नेक्स्ट पढ़ा, reabsorption of water from collecting duct restores blood volume, comma, shabash beta body fluid volume, shabash, and ionic concentration, thereby decreasing plasma osmolality and increasing urine osmolality. थोड़ा बेटा योर को ख्याल, इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक शब्दा बेटा आपका जो ब्लड है उसकी ऑस्मोलैलिटी 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा थी ना, और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी 300 मिली ऑस्मोल से क्या थी? कम, क्योंकि यूरिन में ढेर सारा पानी था, ब्लड में पानी क्या था? कम। मगर जब बेटा शाबाश इसने वाटर को रीअब्सॉर्ब किया, ब्लड की ऑस्मोलैलिटी वापस आएगी ना 300 मिली ऑस्मोल्स पे, और शाबाश बेटा यूरिन की ऑस्मोलैलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, और यूरिन हाइपरटोनिक बनता जाएगा। सो जितना जितना एडीएच निकलता जाएगा सो ब्लड की ऑस्मोलैलिटी जो है वो 300 मिली ऑस्मोल्स की ओर जाती जाएगी, और जो यूरिन है वो हाइपरटोनिक बनता जाएगा, और ये डिपेंड करता है कि एडीएच कितना निकल रहा है। And increased body volume can switch off the osmoreceptors, और जब बेटा बॉडी वॉल्यूम रेस्टोर होता है तो ऑस्मोरेसेप्टर स्विच ऑफ होते हैं और अब एडीएच फर्दर निकलता नहीं है। उसके बाद ADH also causes autonomous vasopressin. क्यों? ADH also causes constriction of blood vessels, especially arterioles. सो ये आर्ट्रियोल्स की शाबाश क्या करता है? कंस्ट्रक्शन। दिस कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। आज के बाद बेटा याद रखना, जब एडीएच निकलता है ये क्या करता है? ये बेटा आर्ट्रियोल्स को, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करता है, और जब रेडिए घट गया, आपको पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज पावर 4। मैंने बोला है पॉस्टलिस इक्वेशन में आपको पढ़ाया गया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज पावर 4। सो प्रेशर बेटा जब रेडिए घटेगा प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंक्रीज। और आपको पता होनी चाहिए एन इंक्रीज इन ब्लड pressure can increase the glomerular blood flow and therefore increases the GFR। देखो बेटा यहां पे नजर रखना, एक फॉर्मूला पे नजर रखना, GFR is equal to GFP into blood pressure। अगर बेटा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तलाक काट करियो बेटा, ब्लड प्रेशर एडीएच ने क्या किया? इंक्रीज। किडनी की ओर ब्लड ज्यादा आएगा कि क्या? ज्यादा। जब किडनी की ओर ब्लड ज्यादा आएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सो दैट मींस कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, किडनी की ओर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, एंड देयर बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बिकॉज बेटा शाबाश ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएफआर। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। अगर बदकिस्मती से किसी को हाइपोथैलेमस का ट्यूमर है, किसी को हाइपोथैलेमस डिजनरेट हुआ है, तो एडीएच नहीं बनेगा। तो देखिए बेटा क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच कॉजेस अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। नीट में आया है बेटा, ये नीट में आया है। सो अगर किसी को एडीएच की डिफिशियंसी होगी, क्या बेटा एडीएच काम करेगा ना? एडीएच जब नहीं बनेगा तो कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। आपको अल्लाह पाक की कसम है, यूरिन ज्यादा बनेगा कि कम? यूरिन ज्यादा बनेगा। और अगर एडीएच जीरो भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, तो इस इंसान को हर दिन 28 लीटर पेशाब करना पड़ेगा। सो तावना च बेटा इमन पेशेंटन इमन डायबिटीज इंसिपिडस चासान। अगर बेटा एडीएच जीरो निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता है, कलेक्टिंग डक्ट्स पर मगर वाटर रीअब्सॉर्ब की, मैंने बोला है कलेक्टिंग डक्ट्स तक वाटर 15.5% होता है, और वो कुल मिला के 28 लीटर होता है। और अगर बेटा एडीएच नहीं निकला, इस इंसान को हर दिन 28 लीटर पानी बेटा यूरिन करना है। अगर ये 28 लीटर यूरिन करा एमिशन 28 लीटर त्रिएश चेंज। सो दैट मींस बेटा इसमें पॉलीडिप्सिया होगा। पॉलीडिप्सिया मींस प्यास क्या लगेगी? ज्यादा, क्योंकि जितना पेशाब ज्यादा करेगा प्यास तो ज्यादा लगेगी, क्योंकि वाटर बेटा खारिज होता जाएगा यूरिन से। एंड पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया मींस फॉर्मेशन ऑफ कॉपियस अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि ये यूरिन अब बनाएगा विद द टोनिसिटी ऑफ 50 मिली ऑस्मोल्स। सब कुछ पढ़ा है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एडीएच। और इसका बेटा डिफिशियंसी से एक बीमारी होती है, एंड दैट्स कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। करो इसको हाईलाइट बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बेटा जल्दी लीजिएगा।
सो यहां पे बेटा अब एक डायग्राम आपको मिलती है, ये हाइपोथैलेमस की डायग्राम यहां पर है और इसी के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ये बेटा यहां पे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिय है, नजर रखिए बराबर। ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिय है और ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिय। ये इससे देख रहे हो बेटा, ये नर्व्स देख रहे हो बेटा जो नीचे की ओर आ रहे हैं, ब्लैक पेन से बेटा मैं इनको एरो कर रहा हूं। ये नर्व्स उठे ना, दीज आर कॉल्ड एज हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट्स। इसी के जरिए शाबाश बेटा जो एडीएच है वो आ जाता है और किसमें जमा हो जाता है बेटा, इन द गॉमरी वेसिकल्स विद इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये था बेटा एडीएच का रोल, शाबाश, इन रेगुलेशन ऑफ किडनी। आज के बाद सारे बच्चे याद रखना कि एडीएच बेटा कैसे अपना काम करता है फॉर शाबाश मेंटेनिंग द ऑस्मोलैलिटी ऑफ द ब्लड। तो आज का लेक्चर हम यही रोकेंगे, कल के लेक्चर में, कल तो बेटा छुट्टी